साथियों नमस्ते। मैं संतोष यादव, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आओ जी पढ़ो जी। दोस्तों, सीरीज आ चुकी है। चित्रा प्रकाशन की मास्टरमाइंड सीरीज से रिवीजन शुरू कर रहे हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से अब तैयारी शुरू कर दी जा रही है। इसमें पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आज उसमें हम जो प्रमुख तथ्य हैं उनका अध्ययन करेंगे और इसके बाद सारे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। देखिए मास्टरमाइंड सीरीज में पॉइंट वाइज सॉर्ट आउट किया गया है। जो मुख्य मुख्य तथ्य हैं उनको पहले देखते हैं। पहला, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति सन 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के साथ शुरू हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति, जैसा हम लोग जानते हैं, 1789 ईस्वी में हुई एक प्रमुख घटना है जिसमें फ्रांस के लोग अपने एक देश के लिए, जितने भी फ्रांस के लोग हैं, अपने राष्ट्र की सीमा में सभी लोग इकट्ठा होकर के वहाँ के राजतंत्र के खिलाफ क्रांति करते हैं। यह क्रांति हिंसक थी और इसमें राजतंत्र को समाप्त करके फ्रांस में पहला गणतंत्र स्थापित होता है। इसी को फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं और यहीं से राष्ट्र नाम का जो शब्द है उसकी उत्पत्ति होती है। कोई देश वो भी होता है जिस देश की भौगोलिक सीमा होती है और जिस देश के नागरिक अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करके अपने देश का निर्माण करते हैं। तो सर्वप्रथम राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति कहाँ मिलती है? 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के साथ। दूसरा तथ्य, क्रांतियों की श्रृंखला में फ्रांस की क्रांति यद्यपि प्रथम नहीं है। जाहिर सी बात है, इसके पहले भी इंग्लैंड में एक क्रांति हो चुकी थी, लेकिन वह बिल्कुल शांतिपूर्ण क्रांति थी और अल्प समय के लिए थी। लेकिन प्रभाव की दृष्टि से यह निश्चय ही सर्वोपर थी। इस क्रांति का उद्देश्य संपूर्ण यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराना था। जो अब तक पूरे यूरोप में निरंकुश शासन प्रणाली चली आ रही थी, जो राजतंत्र चला आ रहा था, उससे पूरे यूरोप महाद्वीप में सभी लोगों को इन निरंकुश शासकों से मुक्त कराना इसका उद्देश्य था। इसी को देख करके अन्य देशों में भी क्रांतियां होती हैं। आप आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि इटली का एकीकरण होता है, एक देश के रूप में इटली आता है। जर्मनी का एकीकरण होता है और इसी तरह से आप यूनान में भी देखते हैं कि यूनान में भी को भी स्वतंत्रता प्राप्त होती है और इसी तरह से आगे अन्य क्रांतियां भी फ्रांसीसी क्रांति को देख करके अन्य क्रांतियां भी अस्तित्व में आती हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट तथ्य, सन 1804 ईस्वी में निर्मित नेपोलियन की संहिता ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। नेपोलियन संहिता, जब फ्रांस में नेपोलियन सम्राट के रूप में आता है तो वह अपना अपना कानून, अपना एक संविधान बनाता है। इसे नेपोलियन संहिता कहते हैं, जिस पर जन्म पर आधारित सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। अगला पॉइंट, नेपोलियन ने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। बराबरी और संपत्ति के अधिकार यानी पूरी फ्रांसीसी क्रांति जो है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत होकर के पूरी क्रांति जो है हुई थी। आज नेपोलियन ने कानून के समक्ष सभी लोगों को बराबरी का हक दिया। अगला पॉइंट, यूरोपीय महाद्वीप में कुलीन वर्ग सर्वाधिक शक्तिशाली वर्ग था, लेकिन यह छोटा समूह था। कुलीन वर्ग को प्राप्त विशेषाधिकारों को समाप्ति के पश्चात शिक्षित व उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचारों का अधिक प्रचार प्रसार हुआ। यूरोपीय महाद्वीप में आपने देखा कि सबसे शक्तिशाली वर्ग कौन था? कुलीन वर्ग था। कुलीन वर्ग संख्या तो कम थी, लेकिन लगभग 60% भूमि इनके कब्जे में थी। इस तरह से इनको विशेषाधिकार प्राप्त हुआ था, जिसको नेपोलियन संहिता के द्वारा समाप्त किया गया और सभी वर्गों को एक उनका हक और सम्मान दिलाया गया, बराबरी का दर्जा दिलाया गया, जिससे राष्ट्रीय एकता के विचारों का प्रसार हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, सन 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित हो गईं थी और उनका मानना था कि राज्य व समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाओं को बनाए रखना चाहिए।
इसके बावजूद अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के समय में वापसी को तैयार नहीं थे। नेपोलियन, जब नेपोलियन की वाटरलू के युद्ध में हार हो जाती है सन 1815 ईस्वी में, तो रूढ़िवादी लोग फिर से क्या कहते हैं, फ्रांस में राजतंत्र की स्थापना करते हैं। जो परंपरा, जो ट्रेडिशनल पहले से चला आ रहा था, उसी राजतंत्र की स्थापना क्या कहते हैं, फ्रांस में फिर से हो जाती है। लेकिन बहुत सारे रूढ़िवादी लोग इस राजतंत्र के खिलाफ भी थे, वे राजतंत्र के पक्ष में नहीं थे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।